हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का हम थर्ड लेसन पढ़ रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस लेसन में हम पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था, फॉर्मूला यूनिट मास पढ़ा था और किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो पेज नंबर 40 पे बुक में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर ओ है मासेस ऑफ। फर्स्ट क्या दिया है, हाइड्रोजन H2। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास जब आपको कैलकुलेट करने को पूछा जाएगा तो क्वेश्चन के साथ एटॉमिक मास दिया रहेगा। जैसे हाइड्रोजन है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 यूनिट। ठीक, तो अब 1 यूनिट को इसमें इंपुट कर देंगे। कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 × 2। 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, 2 यूनिट। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन का। ठीक इसी तरीके से हम ऑक्सीजन का भी कैलकुलेट कर लेंगे। लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ओ इज, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 यूनिट। कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है तो 16 × 2 इक्वल टू 32 यूनिट। तो इस तरीके से हम सभी का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एटॉमिक मास हमें चाहिए। एटॉमिक मास की हेल्प से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम के मिलने से बनता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या दिया गया है, Cl2। ठीक, Cl2 का क्या होगा, ऐसे ही हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 यूनिट। तो 2 क्लोरीन है, एक का 35.5 तो 2 का कितना हो जाएगा, 35.5 × 2 इक्वल टू 71 यूनिट। ठीक, तो नोट कर सकते हैं आप लोग इसको। बाकी जो दिए गए हैं उसका भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, इसके बाद क्या दिया गया है, Cl2 के बाद CO2, CH4, C2H6, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ईथेन। इसका आप लोग ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्या है, C2H4। C2H4 का भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, C2H4। ठीक, तो इसका कैलकुलेट करने के लिए हमें, इसमें 2 हैं कार्बन और हाइड्रोजन, तो दोनों का हमें एटॉमिक मास की ज़रूरत है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन का कितना होता है, इज 12 यूनिट। कार्बन का 12 होता है। ठीक इसी तरीके से एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 यूनिट। तो ये वैल्यू कार्बन और हाइड्रोजन की इसमें हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू, कार्बन कितना है, 2 है तो कितना हो जाएगा, 12 × 2। हाइड्रोजन कितना है, 4, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 4 तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 12 × 2 = 24 और 24 + 4 28 तो कितना हो जाएगा, 28 यूनिट। यानी C2H4 का कितना हुआ, 28 यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, NH3 अमोनिया। अमोनिया का क्या होगा, इसमें क्या क्या है, कौन कौन से एटम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 एटम मिलके अमोनिया मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम ऐसे हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 यूनिट। अब इस वैल्यू को यहाँ हम पुट करेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 + 1 × 3 = 17 यूनिट। ठीक, तो ये क्या हो गया, 17 यूनिट NH3 का मॉलिक्यूलर मास हो गया। नेक्स्ट क्या है, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, CH3OH।
इसमें क्या है, कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, 4 है, 1 ऑक्सीजन है। ठीक, तो सेम ऐसे ही हम लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमें पता ही है 1 यूनिट। ऑक्सीजन भी हमें पता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 यूनिट। ठीक, तो अब इसको इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है यहाँ 3, 1 इंटू 3 प्लस 16 प्लस 1, 1 हाइड्रोजन यहाँ भी है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 1, 12 प्लस यहाँ 3 हो गया, 12 प्लस 3 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 16 32। तो कितना हो गया इसका 32 यूनिट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद फॉर्मूला यूनिट मास है कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला यूनिट मास देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्ट उसी के नीचे दिया है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ। जो फॉर्मूला यूनिट मास होता है ये भी सेम मॉलिक्यूलर मास की तरह कैलकुलेट किया जाता है, सिर्फ इसको हम फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। तो फॉर्मूला यूनिट मास क्यों कहते हैं, इसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला यूनिट मास हम किसका कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे आयंस क्रिएट होते हैं, जहाँ पे केटाइन और एनायन क्रिएट होते हैं और केटाइन एनायन के बीच में एक अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन की वजह से जो कंपाउंड बनता है वो आयोनिक कंपाउंड होता है। और उसका जब हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं तो उसको मॉलिक्यूलर मास वर्ड ना यूज करके हम फॉर्मूला यूनिट मास यूज करते हैं। ठीक, तो ZnO कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम जैसे हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते थे। एटॉमिक मास ऑफ Zn इज, जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है, तो एटॉमिक मास तो आपको दिया जाएगा बुक में 65 यूनिट होता है, 65 यूनिट। और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 यूनिट। तो हम ऐड कर देंगे इधर 65 प्लस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, 81 यूनिट। नेक्स्ट हम देखेंगे तो ZnO का फॉर्मूला यूनिट मास कितना हुआ 81 यूनिट। Na2O, तो इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे हम, एटॉमिक मास ऑफ Na इज कितना होता है 23 यूनिट। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 यूनिट। तो पुट कर देंगे इसमें, देखो यहाँ सोडियम कितना है 2 है, तो 23 इंटू 2 प्लस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 इंटू 2 46 हो गया, 46 प्लस 16 6 प्लस 6 12, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 62 यूनिट। ठीक, नेक्स्ट क्या है पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेम यही प्रोसीजर यूज करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज, पोटेशियम का कितना होता है एटॉमिक मास 39 यूनिट, 39 यूनिट। इसके बाद एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट और ऑक्सीजन इज 16 यूनिट। अब इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पोटेशियम 2 है तो 39 इंटू 2 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है 3, तो 16 इंटू 3, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 39 इंटू 2 78, 78 प्लस 12 90 और 90 प्लस 48 करेंगे तो कितना आएगा 138 यूनिट। ठीक, तो इसको आप लोग कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जिंक का फॉर्मूला यूनिट मास कितना आया 81, यूनिफाइड मास इसका कितना आया 62 और पोटेशियम कार्बोनेट का 138। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, इसको हम समझेंगे क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट। जिस तरीके से हम मेजरमेंट के लिए बहुत सी यूनिट्स यूज करते हैं, हमने 7 बेसिक यूनिट्स के बारे में भी
9th में नहीं, हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। तो 7 बेसिक यूनिट्स हैं, बाकी यूनिट्स उसी से डिराइव की जाती हैं। तो उन यूनिट्स में एक बेसिक यूनिट मोल भी है, ठीक। ये किसकी यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या है? मोल, ठीक। n से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो 7 बेसिक यूनिट में और कौन कौन सी हैं? जैसे मास हो गया, मास का क्या होता है? किलोग्राम, केजी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। लेंथ हो गया, लेंथ का मीटर लेते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर का केल्विन लेते हैं। उसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स जिसे कहते हैं, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बेसिक यूनिट है। तो जिस तरीके से हमें किसी क्वांटिटी हुई, मान लो हम अगर शुगर लेने जा रहे हैं या सॉल्ट लेने जा रहे हैं किसी शॉप से, तो हम उसको किलोग्राम में वे करते हैं। इसीलिए जो साइंटिफिक वे में जो सब्सटेंस होता है उसको मोल में मेजर किया जाता है, ठीक। और मोल की एक अपनी वैल्यू है, ठीक। जिस तरीके से हम कहते हैं ना 1 पेयर, 1 पेयर से क्या समझ में आता है? 1 पेयर मतलब कितनी पीस है? 2 पीस। 1 पेयर मतलब एक जोड़ा। एक जोड़ा में कितना होता है? 2 पीस होता है, ठीक। अगर हम 1 डजन की बात करते हैं तो 1 डजन में कितना आता है? 12 पीस। अगर हम 1 दर्जन केला लेते हैं तो 1 दर्जन केले में मतलब कितना मिलेगा हमें? 12 पीस होगा। या एप्पल ही लेते हैं 1 डजन तो कितना होगा? 12 पीस होगा। कुछ भी अगर हम 1 डजन बोल के लेंगे तो उसमें हमें 12 पीस ही मिलेगा, ठीक। उसी तरीके से 1 मोल, 1 मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। पार्टिकल्स पीस पकड़ सकते हैं। तो इसमें सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस को हम किस में मेजर करते हैं? सब्सटेंस आयन होगा, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक। जिस तरीके से 1 डजन में हम 12 पीस होता है, उसी तरीके से 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होते हैं कि आयन, एटम, मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स हो सकते हैं। कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। तो इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे जो है इसे एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। तो इस नंबर को आप लोग याद कर लेंगे कि 1 मोल, ठीक। जिस तरीके से 1 पेयर में 2 पीस होता है, 1 डजन में 12 पीस होता है, इसी तरीके से 1 मोल अगर कोई सब्सटेंस हुआ तो 1 मोल सब्सटेंस में कितने पीस होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। मान लो हमने कहा कि 1 मोल आइटम, 1 मोल आइटम का क्या मतलब है? यानी कितने आइटम हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम है, ठीक। अगर कहा गया कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइटम, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के आइटम हैं, ठीक। अगर कहा गया कि 1 मोल ऑफ H2O वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ठीक। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल है तो इतने मॉलिक्यूल होंगे, ठीक। 1 मोल एटम है तो इतने एटम होंगे, ठीक। तो आई थिंक 1 मोल समझ में आपको आया होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, इस लाइन को और ये तीनों लाइन को आप नोट कर सकते हैं। 1 मोल मतलब क्या होता है, ठीक। इसको हम ग्राम से रिलेट करके, मॉलिक्यूलर मास से रिलेट करके और डिटेल में समझेंगे। पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ठीक। अब मोल में जो है हमने जो नंबर देखा 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। तो यही नंबर क्यों लिया गया, ठीक। इस नंबर लेने के पीछे भी रीज़न है, क्योंकि उसको जो है डिराइव किया जाता है मास ऑफ एक जो प्रोटॉन का मास होता है उससे डिराइव किया जाता है, ठीक। तो अभी तक हमने कार्बन का जो रेफरेंस लेके पढ़ा था कि कोई भी जब जो रिलेटिव मास होता है वो कार्बन का हम रेफरेंस लेते हैं, ठीक। जैसे जो भी एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, तो कार्बन 12 को ही रेफरेंस मान के हाइड्रोजन का 1 लिया गया, नाइट्रोजन को 14, ऑक्सीजन का 16, ठीक। तो फिलहाल हम पहले ये देखते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस।
मास ऑफ 1 मोल, यानी कोई सब्सटेंस हुआ 1 मोल, ठीक। मान लो हम कहते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक, इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। ये किसके बराबर है? रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास है 1 ग्राम, ठीक। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम किसके बराबर है? ये बराबर है इसके हाइड्रोजन के एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम, ठीक। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ग्राम में कितना होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है, ठीक। एग्जैक्ट वैल्यू उसकी होती है 1.0008, ठीक। तो क्या होगा इसका? हम 1 ग्राम, इसको हम सिंपली 1 ग्राम ही यूज करते हैं, 1 ही लेते हैं, ठीक। यानी अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा? 1 ग्राम, ठीक। और दूसरी तरफ हमने क्या पढ़ा है? 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। तो इस लाइन का मतलब यही हुआ, ठीक। क्या हुआ कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के हमारे पास हाइड्रोजन, अगर इसका हम 1 मोल लेते हैं तो ये 1 मोल में हमने क्या पढ़ा? पार्टिकल्स कितने होंगे? जिस तरह से 1 डजन हम कुछ भी लेंगे उसमें 12 पीस होगा, इसीलिए तरीके से 1 मोल हम कुछ भी लेंगे उसमें कितने पीस होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। इसको तो हम समझ लिए हैं, ठीक। अब जब इसको हम वे करने जाएंगे, इसका मास हम चेक करेंगे कितना मास है, तो जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा इन ग्राम, उसी के बराबर ये होगा, ठीक। तो यानी अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है हमारे पास तो इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 1 ग्राम होगा। तो 1 ग्राम में 1 मोल ऑफ एटम में 1 ग्राम होगा और इतने इसके पार्टिकल्स होंगे, ठीक। इसी तरीके से अगर हम 1 मोल ऑफ कार्बन एटम लेते हैं, ठीक, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? ठीक, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है? 12, ठीक। हमें किस में लेना है इस एटॉमिक मास को? ग्राम के टर्म में लेना है। यानी अगर 12 ग्राम कार्बन हम ले रहे हैं, 12 ग्राम कार्बन ले रहे हैं तो 12 ग्राम कितना होगा? 1 मोल। 12 ग्राम कार्बन को हम क्या कहेंगे? 1 मोल कार्बन कहेंगे। और कितने पार्टिकल्स होंगे उसमें कार्बन के? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक। यानी अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे, 1 मोल अगर हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम हम कैसे लेंगे? 1 ग्राम, और उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? इतने। उसी तरीके से अगर 1 मोल कार्बन हम ले रहे हैं तो कार्बन हमें कितना लेना पड़ेगा? 12 ग्राम, ठीक। पार्टिकल्स, ये वैल्यू फिक्स रहेगी। अगर हम 1 मोल ले रहे हैं तो ये जो वैल्यू है ये फिक्स रहेगी। अगर मान लो हम 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, वाटर का अगर हम 1 मोल लेते हैं, ठीक, तो 1 मोल में हमें कितना ग्राम लेना पड़ेगा? ठीक, तो इसका हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे H2O का। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? ठीक, ये अगर एटम होता तो हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक। क्योंकि क्या है? रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। एटम होगा तो एटॉमिक मास लेंगे और मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे, ठीक। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा H2O का? H कितना है? 2 है, 1 × 2 + 16 = 18 ग्राम, ठीक। इसका क्या मतलब है कि अगर 18 ग्राम वाटर को हम क्या कहेंगे? 1 मोल वाटर कहेंगे। और उस 18 ग्राम वाटर जब 1 मोल है तो कितना उसमें वाटर के मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि हम 1 मोल ऑफ आयन लेंगे, ठीक, 1 मोल ऑफ आयन, ठीक, कोई भी आयन हो गया या आयोनिक कंपाउंड ले लेते हैं NaCl, ठीक। तो अब NaCl का हम क्या कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला यूनिट मास। आयन का हम फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला यूनिट मास इसका क्या होगा? सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 23 + 35.6
5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5, 5 + 3 8, 3 + 2 5, 58.5 ग्राम, यानी 58.5 ग्राम 1 मोल होगा किसका NaCl का। अगर हम NaCl का 1 मोल लेंगे तो हमें कितना लेना पड़ेगा 58.5 ग्राम, और उसमें NaCl के कितने पार्टिकल्स होंगे 6.022 × 10⁻23 आयंस ऑफ NaCl या सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो इस लाइन का यही मतलब है, मास ऑफ 1 मोल, यानी 1 मोल हम अगर किसी का भी लेते हैं सब्सटेंस तो वो इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। और ये वैल्यू जो है अगर 1 मोल है तो ये फिक्स रहेगी 6.022 × 10⁻23। ठीक, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को फिर से देख सकते हैं दोबारा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ कैलकुलेशन करेंगे, मोल को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से किसी नंबर को मोल में कन्वर्ट किया जाता है, तो कुछ फॉर्मूलों के साथ हम इसकी स्टडी करेंगे। ठीक, थैंक यू।